तो कल शाम गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और देर रात भारत ने टॉस जीतकर अपने बच्चे को औकात दिखाने का फैसला किया और दोनों का फैसला सफल हुआ। अब समझ आया कि कल का मुकाबला आखिर इतना देर रात तक क्यों गया, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आए थे कि बेटा मैच देर रात तक चला के सारे भारतीयों को जगाए रखना, मैच के बाद दिवाली भी मनानी है। क्यों पड़ोसियों, अब नहीं निकल रहे मीम, अब बनाओ मीम, मीम करो भैया, मीम मीम। मीम का तो पता नहीं, साला मुंह तो भले निकल जाए तुम्हारा। पर भाई फट तो हमारी भी रही थी कल का मुकाबला देखकर, क्योंकि मुकाबला ही कुछ ऐसा था। साला मुकाबला भी कह रहा था इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। कभी लगे कि मुंबई फेवरेट है, फिर जीटी बन जाए, फिर मुंबई, फिर जीटी, फिर मुंबई, फिर जीटी, फिर मुंबई। लेकिन अंत में नेहरा जी का नारियल पानी मुंबई, उनके इम्पैक्ट प्लेयर और इनफैक्ट अंबानी जी तीनों पर भारी पड़ा है। अब वैसे देखा भी जाए तो हमारे भारत की ही तरह गुजरात के लिए भी हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट आना तो एक व्यक्तिगत मामला ही था, बदला तो लेना ही था। तो जीटी ने ना सिर्फ केवल व्यक्तिगत बदला लिया, बल्कि 2022 में जीटी की अगेंस्ट मुंबई ने उनकी विनिंग स्ट्रीक तोड़ी थी, तो साल 2025 में मुंबई की विनिंग स्ट्रीक को जीटी ने तोड़ दिया। अब वैसे मैंने आपको टेलीग्राम पर शुरू से बोल तो दिया था कि गुजरात चेस कर रही है तो गुजरात ही ये मुकाबला जीतेगी, पर भैया इस मुकाबले में इतने ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे और सेकंड इनिंग में चेस करते हुए पहले गुजरात फेवरेट रहेगी, फिर बारिश आएगी, फिर मुंबई फेवरेट हो जाएगी, फिर भैया 2 ओवर का मैच बचेगा, फिर उसको 1 ओवर में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद 15 रन चाहिए रहेंगे और इस तरीके से थ्रिलर बनकर ये मुकाबला जीतेगी जीटी, शायद किसी ने ना सोची थी। तो आखिर कैसे इन दोनों टीमों के बीच वानखेड़े के मैदान में हुआ लो स्कोर थ्रिलर मुकाबला, चलिए जानते हैं आज की वीडियो। टॉस जीता गुजरात ने और चेस करने का फैसला किया, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही फैसला था, क्योंकि वानखेड़े पर चेजिंग टीम को एडवांटेज होता है, थोड़ा सा ड्यू का फैक्टर होता है और स्पेशली इस मैच में बारिश आने वाली थी तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाली टीम चेज ही करेगी, पर भैया ऐसा क्रेजी करेगी ये नहीं सोचे थे ना जी। खैर मैच की शुरुआत होती है और एमआई के दोनों ओपनर्स को गुजरात के गेंदबाज बहुत ही सस्ते में निपटा देते हैं और एमआई ऑलरेडी 26 पर 2 डाउन हो जाती है। अब देखो रियान का तो समझ में आता है, पर रोहित भाई के अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर था तो हम कुछ खास ज्यादा कह नहीं सकते। ये रिश्ता क्या कहलाता है, सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक कहलाता है, क्योंकि रोहित भाई के अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर लगाओगे तो तुम्हें सफलता मिलने के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। साल 2023 से आईपीएल के पावर प्ले उठाकर देखोगे तो रोहित भाई 12 बार अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर आउट हो रखे हैं। ऑलमोस्ट अ सीजन होता है 12 मैच। शुरू का ही मंजर देखकर अंबानी साहब ये समझ गए थे कि इन सालों से आज तो कुछ नहीं होना है, तो फिर उन्होंने मामला अपने हाथ में लिया और इसके बाद विल जैक्स और सूर्यकुमार यादव के मिलाकर गुजरात टाइटंस ने 3 कैचेस ड्रॉप किए और डीआरएस पे तो भाई मेरे को शुरू कराना मत। पहले तो शुरू के कुछ ओवर डीआरएस अवेलेबल ही नहीं था, आउट अंपायर ने देना नहीं है और रिव्यू तुम कर सकते नहीं। उसके बाद जब डीआरएस आता है, अपील होती है, नॉट आउट दिया जाता है, उसको लेकर रिव्यू लिया जाता है, तो बॉल ट्रैकिंग आने में आमतौर पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है और उसके बाद वानखेड़े के मैदान में हम पर्थ वाला बाउंस देखते हैं और फिर राशिद खान की विकेट में इंपैक्ट की बात तो ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। टेक्नोलॉजिया बताओ यार, दिन दहाड़े ये सब होता है, फिर एमआई के फैंस कहते हैं कि लोग उनका मजाक बनाते हैं। देखो मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो गई हो, पर साला मैं समझ नहीं पाता कि हर बार ऐसे सिचुएशन में आप ही ऑटोमेटिक आगे कैसे आ जाते हैं। क्योंकि मजाक से हटकर सूर्य और विल जैक्स को जो अपॉर्चुनिटीज मिली उनका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और 10 ओवर के बाद ऑलमोस्ट 89 रन आ गए थे 2 विकेट के नुकसान पर मुंबई इंडियंस के, एंड ऑलमोस्ट सेट थी कि यहां से 200 रन का टारगेट तो मुंबई रखने ही वाली है। लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से मुकाबला पलट जाता है और जो टीम 89 for 2 थी वो 20 ओवर में मात्र 155 रन बना पाती है। उसमें मैं कहूंगा कि जीटी के दोनों स्पिनर्स का और इनफैक्ट मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा रोल था, क्योंकि बहुत अच्छे बोलिंग चेंजेस किए। जिराल्ड क्वेट्जिया को जिस तरीके से यूटिलाइज किया गया, प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर्स लास्ट में हमेशा ये टीम बचाकर रखती है, और जिस तरीके से करामाती खान ने गेंदबाजी की वो कहीं ना कहीं कमबैक का कारण बना गुजरात टाइटंस के लिए। जैक्स और सूर्या के आउट होने के बाद किसी ने एमआई के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई नहीं और इनफैक्ट आड़े तेड़े शॉट भी खेले। फिर चाहे हार्दिक भाई को उठाकर देख लो, एज अ कैप्टन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। जीटी के खिलाफ उनका अलग ही प्यार है, पता नहीं कौन सा नॉस्टैल्जिया हिट हो जाता है, बंदे की परफॉर्मेंस आती नहीं है, फिर चाहे बैट से हो या फिर गेंद से, और गेंद से जो 1 ओवर डाला उसमें 18 रन खा गए। खैर अंत में 156 का टारगेट देखकर ये लग रहा था कि गुजरात ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगा, लेकिन याद रहे कि जिस टीम में बोल्ट, बुमराह और चहर का ट्रियो हो और साक्षात अंबानी साहब की पावर हो, इतनी आसानी से तो वो हार नहीं मानेंगे। तो बोल्ट भाई ने आते संगी जीटी के बेस्ट बल्लेबाज को बोला कि अरे बेटा सुना है तुम बहुत रन बना रहे हो, चलो बेटा क्रिकेट के मैदान में तुम्हें फुटबॉल दिखाता हूं, और उनको इस पूरे आईपीएल सीजन में पहली बार सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट कर दिया। अब गेम में एंट्री होती है बारिश की। अब बारिश की वजह से डीएलएस पार स्कोर विद इन पावर प्ले आपको 40 बनाने थे और गुजरात टाइटंस बनाता है 29। मतलब मेरे को तो उस टाइम ये बात समझ ही नहीं आई कि जीटी के दोनों खिलाड़ियों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया डीएलएस पार स्कोर पहुंचने के लिए। अगर उस वक्त बारिश हो जाती, मैच आगे ना बढ़ता, तो भाई जीटी की लिटरली लोग मार लेते
पर क्योंकि मैच आगे बढ़ा तो वो हमें मास्टर क्लास लगी, क्योंकि उस टाइम एमआई ने अपने सारे प्रमुख गेंदबाज लगा दिए थे, क्योंकि उन्हें यह था कि अगर मैच आगे नहीं जाएगा तो हमें डीएलएस पार स्कोर के नीचे ही इस टीम को रखना है। लेकिन जीटी पैनिक नहीं करती है, उनको पता था कि मैच आगे जाएगा और वो आराम से खेलते रहते हैं। उन्हें ये लगा कि वो आगे रन बना लेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि एमआई ऑलवेज हैज अ प्लान। अब वैसे तो एमआई के पास इंपैक्ट प्लेयर ऑलरेडी आ रखे थे, लेकिन उन्होंने अपने सीनियर इंपैक्ट प्लेयर से कांटेक्ट करके एक और इंपैक्ट प्लेयर टीम में बुला लिया, यानी कि कॉर्बिन बॉश, जो कि कॉन्फिगरेशन सब्स्टिट्यूट की वजह से बाहर चले गए थे, उनकी वजह से अश्विनी कुमार टीम में आ जाते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा गेंदबाज एमआई को मिल जाता है। और ये गेंदबाज लीथल साबित हुआ। इसने 4 ओवर में 2 विकेटें चटका दी, इकॉनमी बहुत ही बेहतरीन रखी और पूरी तरीके से वो मिडिल ओवर्स का फेज जिसमें जीटी ये सोच रहा था कि इनके पास गेंदबाज नहीं बचेंगे, मेन बॉलर जा चुके हैं, अब हम इन्हें टारगेट कर पाएंगे, वो पूरा प्लान फेल होता है, क्योंकि उसके बाद सेट बल्लेबाज बटलर का विकेट गिर जाता है। शुभमन गिल भी स्ट्रगल कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि क्या पता एमआई पुल बैक कर ले और डीएलएस पार स्कोर में आगे ही रहे। लेकिन उसके बाद आते हैं शर्फेन रदरफोर्ड। विल जैक्स को गेंदबाजी दी जाती है, जो कि एक अच्छा मूव था, क्योंकि लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट आमतौर पर विल जैक्स ने अच्छा किया था, पर भाई काली शक्तियों का तुम क्या ही कह सकते हो। बंदे ने आखिरी 3 गेंद पे 2 छक्के और 1 चौके की मदद से फिर से जीटी को आगे रखा और उसके बाद फिर से बारिश आती है 14 ओवर के बाद और इस बार जीटी आगे थी, जीटी इन कंट्रोल थी। पर भाई 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 आईपीएल है, रात के 11 बज चुके हैं, डिफेंड करना है और जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद है, तो बारिश के बाद क्लाइमैक्स तो आना ही था। बुमराह की कमाल की गेंद ने शुभमन गिल की स्ट्रगलिंग पारी को एंड किया। अगले ओवर में सरफेन रदरफोर्ड को बोल्ट ने निपटा दिया और उसके बाद आते हैं शाहरुख खान। और शाहरुख भाई क्या खेला है आपने, मतलब बुमराह आपके सामने है, वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर डाल रहा है। इसके बाद सबको पता है कि एमआई के पास कोई मेन गेंदबाज ज्यादा बचते नहीं है, आपको बस वो ओवर निकालना था। आपकी टीम अभी कंट्रोल में थी, आपके पास 2 फिनिशर थे, पर भाई साहब एक चौका लेने के बाद भी फिर से भैया स्लॉक करने गए और बोल्ड हो गए। और उसके बाद बुमराह ने उनको जो स्टेयर दिया वो शायद यही था कि बेटा एक चौका गलती से लग क्या गया, साले तू बाप को मारेगा। इसके बाद एमआई ने पूरी तरीके से मैच को कंट्रोल किया। बारिश के बाद 4 ओवर में लगातार 4 विकेटें चटकाई और राशिद खान को भी आउट दे ही दिया गया। आई मीन ऑलमोस्ट सेम ही लाइन पर पिच हुई थी। रोहित भाई की डिलीवरी वो आउटसाइड लेग थी और ये स्टंप पे। खैर ये भी ठीक है। 18 ओवर खत्म हो चुके थे, फिर से बारिश आती है। जीटी 5 रन पीछे थी और सबको ये लगा कि अब यहीं पर शायद मैच खत्म हो जाएगा और एमआई को विनर डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट सिनेमा। वो बात अलग है कि इस सिनेमा की प्रेडिक्शन भी तुम्हारे भाई ने पहले ही कर रखी थी। अगर तुम हमारे टेलीग्राम पर हो तो तुम्हें पता होगा कि जब भैया 12 गेंद पे 24 चाहिए थे, बारिश हो रही थी, मैंने तुमसे बोला कि अगर ये मैच स्टार्ट हुआ, ये मैच गुजरात ही जीतेगा। और मैच स्टार्ट होता है, पर 2 ओवर का नहीं, सिर्फ 1 ओवर का, और जीटी को जीत के लिए चाहिए थे 15 रन। 1 ओवर 15 रन, 6 विकेट आपके डाउन है, सामने से एमआई का गेंदबाज आएगा, आपको थोड़ा सा डर तो लगता है। और इन रियलिटी एमआई को मुकाबला जीतना चाहिए था, क्योंकि आपने पूरी तरीके से मैच को कंट्रोल कर रखा था। 15 रन डिफेंड हो जाने चाहिए थे, पर मुझे लगता है कि वहां पर एमआई ने एक ब्लंडर किया। आपके पास कैप्टन हार्दिक पांड्या का ऑप्शन था, कैप्टन के पास खुद था, पर वो जाते हैं दीपक चहर के साथ। अब ये तो मुझे पता है कि वो एक कलेक्टिव डिसीजन था, बहुत सारे सीनियर्स रहते हैं एमआई के मैनेजमेंट में, पर मुझे लगता है कि वहां पर ब्लंडर हुआ, क्योंकि हार्दिक पांड्या वो बंदा है जो यार तुम्हारे लिए वर्ल्ड कप में डेथ ओवर्स डालकर विकेट निकालकर मैचेस जिताकर लाया है, एंड आप दीपक चहर के साथ जाते हो, जिनको पूरी दुनिया जानती है कि पावर प्ले के बाद तो इस बंदे को ओवर देना एक तरीके का क्राइम है। खैर इस ब्लंडर का फायदा गुजरात ने खूब उठाया। फिर से राहुल तेवतिया एज अ फिनिशर, लास्ट ओवर थ्रिलर, और हर बार ये बंदा पता नहीं कैसे विनर ही होता है। इस बार भी यही हुआ। पहली गेंद पर आ जाता है चौका, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट होती है, अगली गेंद पर विराट कोहली ने जड़ दिया दीपक चहर को छक्का, और मेरे लिए वो गेम चेंजिंग मोमेंट था। लेकिन उसके बाद भी विकेट गिरती है और लास्ट 1 गेंद पर 1 रन चाहिए था। अरशद खान स्ट्राइक पर थे, हार्दिक पांड्या के पास गेंद जाती है, उनको बस एक सटीक थ्रो मारना था जो स्टंप पर लगता और ये मैच टाई हो जाता। अगर ऐसा भी नहीं था तो किसी ना किसी को तो फॉलो अप करने आना ही था। हार्दिक इधर से गेंद थ्रो करते हैं पर फॉलो करने के लिए कोई था नहीं, गेंद स्टंप पर लगती नहीं है और आसानी से 1 रन कंप्लीट होते हैं। रियलिटी ये थी कि जितना दूर अरशद खान थे, अगर न्यूजीलैंड का कोई फील्डर होता तो 2 बार रन आउट करता, पर वहां पर एमआई से फिर से मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से इस थ्रिलर मुकाबले को गुजरात ने जीत लिया। खैर इस जीत की वजह से जीटी अब टेबल के टॉप पर पहुंच चुकी है और पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में फिनिश करने के लिए फेवरेट्स बन चुकी है। हमारे इस मुकाबले की प्रेडिक्शन सही हो चुकी है और ऐसे ही डेली प्रेडिक्शंस अगर आपको चाहिए तो आप भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। लेकिन इसकी वजह से मुंबई अब यहां पर फंस चुकी है। अब मुंबई कैसे फंस चुकी है उसके लिए आपको हमारी पॉइंट्स टेबल की वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। और चेन्नई और केकेआर के मैच में आज क्या होगा उसके लिए आपको ये वीडियो आगे देखनी पड़ेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब चेन्नई के लिए खोने को तो कुछ है नहीं, लेकिन पाने के लिए सामने वाले की मारने वाली बात है। आई मीन सैम करन की तो फेवरेट लाइन हमने सुनी ही थी, हम तो डूबेंगे सनम तुमको लेकर डूबेंगे। तो वो काम अब भैया वो चेन्नई के साथ रहते हुए केकेआर के लिए आज कर सकते हैं। केकेआर के लिए मुकाबला मस्ट विन है और अपने घर पर खेल रहे हैं। चेन्नई के लिए मुकाबला
जीतना ही है बस उनका मन करे तो। पर हाँ, चेन्नई अपनी फ्यूचर की टीम जरूर बना रही है और वो आपको इनकी साइनिंग्स में नजर आ रहा होगा। अब डिवॉल्ट ब्रेविस और आयुष मात्रे की कैपेबिलिटी हमने देखी थी, अब इस टीम ने पटेल साहब को भी साइन कर लिया, जो कि गुजरात के लिए खेला करते थे और फास्टेस्ट T20 सेंचुरी लगाने वाले हाल फिलहाल में इंडियन के तौर पर खिलाड़ी निकलकर सामने आए हैं। अब बात करें मुकाबले की, तो KKR के पास मोमेंटम है, 2 मैच जीत कर आ रहे हैं, मस्ट विन टेरिटरी में है, तो भैया उनको तो अपना सब कुछ झोंकना है। वहीं पर अगर कंडीशंस की बात करें तो हाल फिलहाल में ईडन गार्डन्स में टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है, चेज यहां पर नहीं हो रहा है, ये ट्रेंड हमने देखा है। हालांकि इस मैच में बारिश के भी अनुमान है, तो फिर देखना रहेगा कि क्या टीम यहां पर चेस करने जाएगी या फिर पहले बैटिंग करके डिफेंड ही करेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि अगर KKR टीम की बात करें तो वो डिफेंड करने जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्पिन क्वालिटी लाइनअप है और आपको पता है कि चेन्नई स्पिन के खिलाफ कितनी ज्यादा खराब इस पूरे सीजन खेल रखी है। तो यही है पूरा मैचअप जिसके हिसाब से ये मैच कंट्रोल होगा। वहीं पर अगर बात करें प्लेइंग 11 की, तो रिंकू सिंह फिट है, तो वो KKR के लिए अल्टीमेटली खेलेंगे। और चेन्नई की बात करें तो उर्विल पटेल साइन हुए हैं, एज एन ओपनर खेलते हैं, मौका मिल सकता है। अगर इस टीम ने शेख रशीद से अपना भरोसा उठा लिया है तो उर्विल पटेल को ट्राई आउट कर सकते हो आप, ताकि अगले सीजन की रिटेंशन आप बेटर कर सकें। और अगर इस मैच की विन प्रेडिक्शन की बात रही तो मुझे लगता है कि KKR ये मुकाबला जीतने वाला है। हालांकि जो मेरी फाइनल प्रेडिक्शन होगी वो टॉस के हिसाब से ही होती है, तुम्हें पता है, तो वो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर ही आएगी और उसी प्रेडिक्शन को मैं फाइनल मानता हूं। तो उसके लिए आपको जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है वहां से जाके हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन जाना है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल की वीडियो में बहुत तगड़ी खलबली मचाऊंगा, उसके लिए तैयार रहना। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।